प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग टीजीटी का मॉडल पेपर कर रहे हैं। यह दूसरा मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने एक मॉडल पेपर कंप्लीट किया था। मैं आपको बता दूं, उसमें से कई मित्रों ने आंसर किया कि उनका कितना सही हुआ है। आप लगातार मॉडल पेपर करते रहिए। मार्केट में आपके अलग अलग प्रकार के मॉडल पेपर उपस्थित हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा मॉडल पेपर लगा वह मॉडल पेपर आपको मुझे लगा घटना चक्र का। ठीक है, हालांकि ये हिंदी मीडियम में खाली दिया गया है, लेकिन घटना चक्र के 5 मॉडल पेपर आए, जिसमें से मैंने 3 सॉल्व किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं आपको दूसरा करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जरूर सॉल्व करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, नियर अबाउट 50 रुपीज़ इस पर दाम लिखा गया है। तो जो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा आप मार्केट से ले सकते हैं। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैं वो बता रहा हूँ। बाकी भी कंपनी के उपस्थित हैं। इसके साथ मैं आपसे एक क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्षमा ये एक 2016 और 2013 का हमने आपको साल पेपर करवाया था। उस साल पेपर के दिन अब मेरे इस आईपैड में क्या प्रॉब्लम थी ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या मुझ में कोई प्रॉब्लम थी, या मेरे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम थी। कुछ तो प्रॉब्लम ऐसी थी जो मेजर थी। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है कि ऑप्शन ए है आंसर में और मैंने ऑप्शन सी टिक किया है, और कई बार ऐसा हुआ कि आंसर बी है और मैंने आंसर डी को टिक किया है। ये या तो आईपैड की प्रॉब्लम है, चूँकि उसमें मुझे लगता है कि स्क्रॉल करते वक्त दिक्कत हुई है। चूँकि मैं बोला कुछ हूँ, जब मैं बोल रहा था तो मैंने बोला डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और मैंने आंसर टिक किया आपका राइबोज पे। ठीक है, मैंने बोला आपको कि वहाँ पे सागोपाम के बारे में था कि साबूदाना कहाँ से प्राप्त होता है। मैं बोलता हूँ साइकस और टिक करता हूँ पाइनस पे। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आई कि वो आईपैड की प्रॉब्लम है या मेरे कंसंट्रेशन की, पता नहीं। चूँकि उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आंसर भी दिया हुआ है जिससे आप उसको सही कर सकते थे, लेकिन मैं उसे अपनी भूल समझ करके आप लोगों के हित में फैसला लेते हुए मैंने उस वीडियो को डिलीट किया। आप लोगों में से कई मित्रों ने उसमें कमेंट किया था। मैं सबका दिल से सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की चीज़ों को बताते रहेंगे। ठीक है, आज हम लोग दूसरा मॉडल पेपर करने चल रहे हैं। समय नहीं गवाते हुए, समय की बहुत कीमत थी समय, इसी चक्कर में हम वहाँ पे 200-250 क्वेश्चन रखे थे, 2 मॉडल साल पेपर, और मुझे लगता है कि उसी में कुछ कंसंट्रेशन भंग हुआ और जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो गया। ठीक है, उसे डिलीट कर दिया गया। आपका साल पेपर बंद नहीं कराया जाएगा, उसको आगे चलाएंगे, लेकिन अभी हम मॉडल पेपर करेंगे और टॉपिक वाइज चैप्टर जो कर रहे हैं उसे करेंगे, उसको बाद में देखते हैं। 31 तारीख वाले मित्र मुझे माफ़ करें कि वो नहीं हो पाएगा, लेकिन मॉडल पेपर हम उसके पहले आपके 5 के 5 कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा मॉडल पेपर है। आप बुक लाए होंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं लाए होंगे तो अच्छी बात है, तो खरीद लीजिएगा या यहाँ से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूरा एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए सुनिएगा। द्विपद नाम पद्धति, अब बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। द्विपद नाम पद्धति के संबंध में असत्य कथन है। ठीक है, तो आप कहेंगे द्विपद नाम पद्धति के संबंध में असत्य कथन, तो अब जब मुझे असत्य ढूंढना है तो मुझे चारों ऑप्शन अब पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मुझे पहले में असत्य मिल जाएगा तब तो मैं डायरेक्ट कर लूँगा, अगर नहीं मिलेंगे तो मुझे 4 तक जाने पड़ेंगे। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में असत्य वाले में मैं आपसे कह दूं कि हालांकि टीचटी पिचटी में सटीक वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप पहला आंसर पहले पढ़िए और फिर आंसर नंबर डी पढ़िए। 2 ऑप्शन पढ़ करके तब आप सी और बी पढ़ा करिए। मोस्टली चांस होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपका ए और डी आंसर बनता है। ठीक है, पहले ए वाले को पढ़ते हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और इन्हें तिरछे लिखे जाते हैं। ये तो हमारा सही होगा, चूंकि हमें असत्य बताना था। तब एक बार हम डी पढ़ लें, फिर उसके बाद आएंगे। तो कह रहा है डी वाले में वंश तथा जात संकेत पद का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। वंश तथा जात नहीं, जीनस का नाम आपका कैपिटल लेटर में होता है, जबकि स्पीसीज का नाम आपका क्या होता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो ये आपका गलत है, और चूंकि मुझे असत्य बताना था तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो देखिए आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई होंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरी टॉपिक पढ़ लेते हैं। जैविक नाम में पहला नाम वंश नाम का होता है, जबकि दूसरा नाम जात संकेत का होता है। इसे कैसे लिखते हैं? लिखते वक्त जैविक नाम को अलग अंडरलाइन करते हैं और किसको, स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे। चलिए, फिट करने 5 जगत पद्धति, तो आंसर आपका इसमें पहले का आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया जो साल पेपर 13 और 16 के कराए गए थे, वह डिलीट कर दिए गए। आप में से बहुत सारे मित्र देखे थे, मैंने शेयर भी कर दिया था 2-1 जगह, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जैसे मेरे पास इस समय टोटल ग्रुप जो हैं वो 9 ग्रुप हैं और एक ग्रुप में मेरे पास 256 लोग हैं। ठीक है, तो मैं 9 ग्रुप में से 4 या 5 ग्रुप में शेयर कर दिया था, जो लोग लेटेस्ट जुड़े थे तो उसमें शेयर कर दिया गया था। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, अगर आपके पास से भेजा गया हो और आपने उसे देखा हो तो उसे गलत मान लें।
आपको सॉल्व पेपर फिर से हम प्रोवाइड करा देंगे। अभी आप मॉडल पेपर करिए, ठीक है। आपके पास या तो कोई सॉल्व पेपर हो तो उसे सॉल्व करिए। अब देखिए भूल तो हो ही गई है, मैं इसके लिए कर भी क्या सकता हूँ, और बस यही है कि उसमें कई बार ऐसी जगह मिस्टेक हो गई, अब चाहे जहाँ से हुई लेकिन हो गई, ठीक है। तो उसके लिए मुझे बहुत खेद भी हुआ। आज आप समझ रहे हैं कि अब तक मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, सुबह से मैं बहुत टेंशन में था, फिर मैं अपने आप को कंसंट्रेट करके आपके सामने उपस्थित किया हूँ, तो इसके लिए आप इतनी माफ़ी तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हिटकर ने 5 जगत पद्धति, व्हिटकर ने कब दिया था? 1969 में। आर्य व्हिटकर के बारे में आपने पढ़ा होगा। 5 जगत किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कब दिया गया था? 1969 ईस्वी में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के बारे में कौन सा मानदंड शामिल है? कह रहा आप सभी मापदंड यहाँ शामिल होंगे। पोषण विधि उन्होंने रखा था, कोशिका संरचना रखा था, और क्या रखा था? प्रजनन विधि को रखा था। साथ में उन्होंने जात वृत्ति संबंध को भी रखा था। क्या रखा था? जात वृत्ति संबंध को भी रखा था। तो ये चारों ऑप्शन आपके चेक क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। इस तरह से आपके चारों आंसर क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है तीसरा आंसर, निम्नलिखित कौन सा जीव स्पोरोजोआ के अंतर्गत आता है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्पोरोजोआ के अंतर्गत आता है। तो स्पोरोजोआ के अंतर्गत कौन आता है? प्लाज्मोडियम आता है। कौन आता है? प्लाज्मोडियम आता है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्लास 12th में दी गई है, डिजीज वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी में। आप मेरी बात मान लीजिए, एक पेज है, एक बार पढ़ लीजिए, फिर प्लाज्मोडियम से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस इतना याद रखना होगा, प्लाज्मोडियम के 4 अलग अलग स्पीसीज हैं, तो उसका नाम और उसके होने वाले डिजीज को मैंने एक बार सुपर ऑब्जेक्टिव में आपको कराया है, वहाँ से देख लीजिए, वरना आपके प्रैक्टिस पेपर में कराया गया, और बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर में दिया गया, चाहे आप यूथ का लिए होंगे चाहे घटना का लिए होंगे, सब में दिया है। तो चारों से होने वाली डिजीज के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिए। एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है, हमारे कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। निम्नलिखित कौन से वैज्ञानिक ने, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने वायरस को कंटेजियम वाइन और फ्लूडियम नाम कहा है, यानी कंटेजियम वाइन और फ्लूडियम कहा है? इसके बारे में आपको बताना। चौथे का आंसर बता दिए, 4 क्वेश्चन नंबर का आंसर बता दिए। तो इनका नाम क्या होता है? तो इनका नाम होता है वेजरेनिक। क्या है? वेजरेनिक नाम है। तो वेजरेनिक नाम है इनका, और इन्होंने कब कहा था? तो इनका जो वो है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको बता दूं। एम.डब्ल्यू. वेजरेनिक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू पे कौन सा वायरस आता है? टीएमबी आ जाता है। कौन सा वायरस आता है? टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। माफ करिएगा। तंबाकू के पौधों पर रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे में संक्रमित करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा था? कंटेजियम वाइनम और फ्लूडियम नाम रखा गया था, संक्रामक तरल पदार्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बोवाइन स्पेंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, फिर से देखते हैं। बोवाइन स्पेंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी किसके द्वारा होता है? तो आप बताएंगे प्रियान के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रियान के द्वारा होता है। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 में प्रियान के बारे, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में उसमें एनसीईआरटी में प्रियान के बारे में चर्चा की गई, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। क्या आंसर होगा? सी आपका सही आंसर होगा। क्या? प्रियान। चलें आगे बढ़ जाए। 6 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है कौन सा? एगार किससे प्राप्त किया जाता है? एगार किससे प्राप्त किया जाता है? एगार मीडियम के बाद आपने कई बार सुना होगा, तो आप बताइए एगार किससे प्राप्त किया जाता है? कहेंगे जिलेडियम से। किससे प्राप्त किया जाता है? जिलेडियम से प्राप्त किया जाता है। जिलेडियम तथा ग्लेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है। इसका उपयोग सूक्ष्मजीवों के संवर्धन तथा आइसक्रीम की जेली बनाने में किया जाता है। तो जिलेडियम और किससे? ग्लेसिलेरिया से। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में सिर्फ जिलेडियम दिया गया है, तो हम आंसर किसको सही करेंगे? पहले वाले आंसर को सही कर लेंगे, ठीक है। स्पंजों में जल किसके द्वारा बाहर निकलता है? स्पंजों में जल किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो आप बताएंगे ऑस्कुलम के द्वारा निकलता है, नालतंत्र के द्वारा निकलता है, ठीक है, या ऑस्टिया के द्वारा निकलता है, ब्रिक के द्वारा, क्लोम के द्वारा। तो जल्दी आंसर बता दिए क्या होगा? तो आपका आंसर सही है। किसके द्वारा निकलता है? ऑस्कुलम के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है? ऑस्कुलम के द्वारा निकलता है, ठीक है। आप के ऊपर वीडियो जब चलाते हैं तो वीडियो में ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे 3 डॉट दिखाई पड़ते हैं। उस 3 डॉट पे जाएंगे तो नीचे जाकर के आपको दिया है स्पीड बढ़ाने के लिए, वहाँ पे आप जाकर के स्पीड को 1.25 पे 1.5 पे कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। अगर आप स्लोली करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बहुत जल्दी कराने के चक्कर में जब मैं पढ़ता हूँ तो ए का डी का सी हो जाता है। इसके लिए अब क्या बताएं, हम हो गई गलती बहुत बड़ी। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें
आंतरिक निषेचन होता है? कह रहा है किसमें आंतरिक निषेचन होता है, जिसको आपको बताना होगा किसमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। यहाँ पे स्केलियोडान रखा गया है, प्रिस्टिस रखा गया है और ट्राइगोन रखे गए हैं। तो अब आपको बताना किसमें आंतरिक निषेचन होता है। तो आप कहेंगे आंतरिक निषेचन इन सब में होता है। ठीक है, किसमें होता है? इन चारों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। मैं आपको बता दूं, जीवों में दो तरह के आंतरिक निषेचन होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। ये मछलियां हैं, मछलियों में ज़्यादातर बाह्य निषेचन होता है, लेकिन यहाँ पे जो रखी गई इनमें क्या होता है? तीनों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक है, किसमें? ये ना, चलिए आगे बढ़ जाए। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, किसमें श्वसन मूल यानी निमेटोफोर पाए जाते हैं? निमेटोफोर किसमें पाए जाते हैं? तो आप बताएं किसमें पाए जाते हैं? राइजोफोरा में। किसमें पाए जाते हैं? राइजोफोरा में। किसमें पाए जाते हैं? राइजोफोरा में। आपका आंसर क्या सही होगा? राइजोफोरा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित पादप ऊतकों में किसकी कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्नीन युक्त होती है? कह रहा किसकी पादप भित्ति मोटी तथा लिग्नीन युक्त होती है? तो आप कहेंगे किसकी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की। किसकी? स्क्लेरेनकाइमा की। ठीक है, चलिए आप आंसर करके बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में द्वितीयक वृद्धि में सहायक ऊतक है। जिम्नोस्पर्म में द्वितीयक वृद्धि में सहायक ऊतक है पार्श्वी मेरिस्टम, ठीक है, संवहन कैम्बियम, कार कैम्बियम। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होता है वो क्या हो जाता है? आंसर नंबर डी हो जाता है, उपर्युक्त सभी। मैं टीजीटी के हिंदी सीरीज में एक सीरीज आपका है 400 क्वेश्चन का, एक 275 प्लस क्वेश्चन के, एक 400 प्लस क्वेश्चन की, एक तीसरी सीरीज है आपकी 200 प्लस क्वेश्चन की, और उसके बाद फिर 250 प्लस क्वेश्चन की। ये 4 सीरीज हो चुकी हैं, अभी 2 सीरीज आनी बाकी हैं। वो सीरीज लगातार आपके सैटरडे संडे को अपलोड की जाती है, सैटरडे संडे को अपलोड कर दी जाएगी। आप जरूर देख लीजिएगा पेपर्स पहले, और मेरा विश्वास करिए 26 तारीख से पहले हम सभी मॉडल पेपर आपके अपलोड कर देंगे। तो आप 5 मॉडल पेपर देख लीजिएगा। उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि इतने में आपका कम से कम 110 क्वेश्चन का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का आप आंसर बताएंगे। वृक्कों यानी नेफ्रॉन की बात हो रही है, में कौन सा ऊतक पाया जाता है? अच्छा, नेफ्रॉन में कौन सा ऊतक पाया जाता है आप बताएंगे। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम से बना हुआ कौन सा एपिथेलियम का बना हुआ ऊतक पाया जाता है? क्यूबाइडल एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है, यानी घनाकार उपकला ऊतक। केचुए में कौन से खंड में वृषण पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको फोकस कराया था। किस खंड में वृषण पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे किस खंड में वृषण पाए जाते हैं? 10वें व 11वें खंड में वृषण पाया जाता है। कह रहा है केचुए के कौन से खंड में वृषण पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे 10वें और 11वें खंड में वृषण पाए जाते हैं। इसके बारे में मैं बता दूं आपको, केचुआ उभयलिंगी है। उभयलिंगी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है, होते हैं, अर्थात एक ही प्राणी में नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें यानी केचुए में 10वें और 11वें खंड में 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस पाए जाते हैं। 2 जोड़ी विसरण पाए जाते हैं, किसमें? 10वें और 11वें खंड में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण और श्रावण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो आप कहेंगे प्रोटीन संश्लेषण और श्रावण के लिए उत्तरदायी हो जाता है खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाता है? ए वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस कुल के जीवित सदस्य प्रायः जैविक जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल के नाम से पुकारे जाते हैं? आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप पेपर देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए। लिविंग फॉसिल, ठीक है, फॉसिल, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है, उसके बाद आपके बॉडी आयतन के बारे में, फिर आपके रिस्पायरेटरी रेट के बारे में, आपके श्वसन रेट के बारे में, ठीक है, उसके बाद रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट के बारे में। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार रिपीट होते हैं, जैसे मलेरिया के बारे में, या उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो टीबी के बारे में। ठीक है,
ये एड्स के बारे में। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न है, सेंट्रल डोगमा से, ये कुछ ऐसी टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न आपके आने हैं, 100% आने हैं। तो वो प्रश्न अगर आपके गलत होते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं एलिमिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप ये काम ना करें, आप कोशिश करें कि ये प्रश्न आपके गलत ना हो, ठीक है। चलिए इसका आंसर बता दिए, 15 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ए वाले आंसर को आप सही माना गया है, ओसमंडेसी। कौन? ओसमंडेसी को, ठीक है। चलिए, मार्सिलिया की बीजाणु फलिका स्पोरोकार्प की आकार की प्रकृति के लिए पर्णफलक या लेमिनार परिकल्पना के पक्षधर थे। कह रहा, फिर से देखते हैं, मार्सिलिया की बीजाणु फलिका की आकार की प्रकृति के लिए पर्णफलक या लेमिनार परिकल्पना के पक्षधर थे। कौन थे? आपको इसका आंसर बताना होगा कौन थे। तो यहाँ पे कैंपबेल है, वावर है, ईम्स है। कौन है? कैंपबेल है, वावर है और ईम्स है। तो आप बताएंगे इनमें से तीनों कौन है? तीनों, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। रंभी सिद्धांत, रंभी सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? रंभी सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? तो आप कहेंगे वाटिंघम और ड्यूलियट ने। किसने? वाटिंघम और ड्यूलियट ने। गेहूं का टुंडू रोग, गेहूं का टुंडू रोग किनके द्वारा होता है? गेहूं का टुंडू रोग किनके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे गेहूं का टुंडू रोग किसके द्वारा होता है? ट्रिटिसाई और कोरोनी बैक्टीरियम ट्रिटिसाई के द्वारा, ठीक है। इंग्वेना ट्रिटिसाई और कोरोनी बैक्टीरियम ट्रिटिसाई के द्वारा। आगे बढ़ जाएं। पुट्टी सूत्रटिम सिस्ट निमेटोड निम्न में से कौन से वंश से संबंध रखता है? कह रहा पुट्टी सूत्रटिम यानी सिस्ट निमेटोड निम्नलिखित में से किस वंश से संबंध रखता है? आपको इसका आंसर बताना हो किस वंश से संबंधित है। तो आप कहेंगे हेट्रोडेरा। किससे संबंधित है? हेट्रोडेरा से संबंधित है। जब पराग नलिका अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट से होकर प्रवेश करती तो कहलाता है। कह रहा जब पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट से होकर प्रवेश करती तो कहलाता है। क्या कहलाता है? आपको इसका आंसर देना होगा। तो आप कहेंगे मीजोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है? मीसोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है? मीसोगैमी कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए सत्य कथन है, फर्टिलाइजेशन के लिए सत्य कथन है। मैंने क्या कहा कि जब इस तरह का दिया जाए तो पहले आप पहला वाला पढ़िए, इसमें सत्य बताना है, और फिर आप डी वाला पढ़िए, फिर बी सी पढ़िए, ठीक है। इससे समय की बचत होती है। देख लेते हैं। एक वसा जो शुक्राणुओं की सतह पर पाई जाती है, एक वसा जो शुक्राणुओं की सतह पर पाई जाती है, सत्य कथन बताना है। आगे बढ़ जाते हैं, पहले डी वाला पढ़ लें तब फिर उसके बाद इधर आते हैं। एक वसा जो अंडाणु में पाई जाती है, ये दोनों आपका गलत हो गया। एक ग्लाइकोप्रोटीन जो शुक्राणु पर पाया जाता है, ये भी गलत है। एक ग्लाइकोप्रोटीन जो अंडाणु की सतह पर पाया जाता है। आपका आंसर नंबर सी क्या है? तो सत्य कथन होता है। आंसर नंबर आपका सी, ठीक है। किसके बीजांड अंडाशय से ढका होता है? किसमें बीजांड ओव्यूल अंडाशय यानी ओवरी से ढका होता है? बीजांड अंडाशय यानी ओवरी से ढका होता है। आपको बताना किसमें बीजांड अंडाशय तथा ओवरी से, अंडाशय ओवरी से ढका नहीं होता। वही तो मैं बहुत देर से कंफ्यूज हूँ, ढका नहीं होता। अब आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पे नहीं, यही दिक्कत होती है जब छूटता है तो ढका नहीं होता। अब आपको आंसर करना होगा किसमें? एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और ब्रायोफाइटा में। तो आपका आंसर अब तो क्लियर हो गया, ढका नहीं होता है। जैसे आएगा तैसे आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म हो जाए। नग्न बीजी कहा जाता है इसे, ठीक है। नेकेड सीड प्लांट कहा जाता है। उसके बाद पित्त रस की विशेषता है। पित्त रस की विशेषता क्या है? इसमें एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। इसमें ट्रिप्सिन पाया जाता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। इसमें लाइपेज पाया जाता है। तो आपको बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा इसमें एंजाइम नहीं होता। तो आपका आंसर होगा इसमें एंजाइम नहीं होता, ठीक है। बाइल जूस में एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा, पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 24 का। पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं में, किस में पाई जाती हैं? आपको इसका आंसर बताना होगा किस में पाई जाती हैं। तो पोडोसाइट कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? ब्रिक में पाई जाती हैं, ठीक है। किस में पाई जाती हैं? ब्रिक में। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत आपने बहुत पढ़ा होगा, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो जल्दी बता दीजिए किसने दिया था ट्यूनिका कार्पस थ्योरी? 25 का आंसर करना है। किसने दिया था? स्मिथ ने। कब दिया था? 1924 में। किसके द्वारा दिया गया था? स्मिथ के द्वारा 1924 में। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में ट्यूनिका परतों की संख्या होती है।
अधिकांश द्विबीजपत्रियों में ट्यूनिका परतों की संख्या होती है, कितनी होती है आपको बताना है। तो कितनी होती, तो आप कहेंगे 2 होती। कितनी होती, 2 होती। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में ट्यूनिका परतों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे कितनी होती, 2 होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित एक बीजपत्री कुलों में से किन कुलों में अनुपत्री पर्ण अनुपत्री पर्ण यानी लीव्स पाए जाते हैं। कौन सी, स्टिपुलेटेड लीव्स पाई जाती हैं। आपको 27 का आंसर करना है। 27 का आपका आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है, हाइड्रोकेरेटिसी और ब्यूटोमेसी में। हाइड्रोकेरेटेसी और ब्यूटोमेसी में, किसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न आपका है, अमीबा के लिए सही है। अमीबा के लिए क्या सही है, आपको इसका आंसर बताना है। अमीबा के लिए सही है, अमीबा के लिए क्या सही है, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अमीबा के लिए आपको बताना क्या सही है, कौन सा आंसर सही है। आप तब तक पढ़ के मिलाइए, फिर मैं बता रहा हूँ आंसर, डायरेक्ट मैं बताऊंगा कौन सा सही है, जल्दी बता दीजिए। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो होता है ये अमीबा के लिए सही है। ठीक है, चलिए। सार तथा पायलट मछली नोक्रेटिस के मध्य का संबंध है। सार तथा पायलट मछली नोक्रेटिस के मध्य का संबंध क्या होता है, इसके बारे में बताना कि इनके दोनों के बीच का कैसा संबंध होता है। सहभोगिता के बारे में मैंने एक वीडियो में आपसे बताया था। क्लास 12th में जब आप जाएंगे लास्ट में इकोलॉजी वाले में, तो वहाँ पे इस सब के बारे में दिया गया है। एक बार अगर पढ़ लेंगे सही से। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, मिनीमाता रोग का कारण है। मिनीमाता रोग का क्या कारण है आपको बताना होगा। मिनीमाता रोग का कारण है पारा की अधिकता। क्या है, Hg की अधिकता या पारा की अधिकता। रंध्रों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का प्रतिशत होता है। रंध्रों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का प्रतिशत होता है कितना, आपको ये बताना है। पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का प्रतिशत होता कितना, तो आप बताइए पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का परसेंटेज कितना होता, तो आप कहेंगे 80 से 90% होता। कितना होता, 80 से 90% होता। ठीक है, शुद्ध जल के जल विभव यानी वाटर पोटेंशियल तथा परासरण विभव ऑस्मोटिक पोटेंशियल होते हैं क्रमशः। शुद्ध जल के जल विभव तथा परासरण विभव होते हैं क्रमशः कितना होते हैं, तो आप ये बताएंगे कितना होते हैं। तो आप बताएंगे यहाँ पे, जल्दी बता दीजिए आपका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा आपका 0 तथा 0। ठीक है, 0 तथा 0। आगे बढ़ जाते हैं। द्विबीजपत्रियों के लिए मैग्नोलियोप्सिडा शब्द का उपयोग किसने किया था। द्विबीजपत्रियों के लिए मैग्नोलियोप्सिडा का शब्द का उपयोग किसने किया था, आप बताएंगे किसने शब्द का उपयोग किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा किसने किया था, 42 का आप आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा 42 का आंसर, जल्दी बताइए। तो किसने किया था, तो आप यहाँ कहेंगे तख्ताजन ने किया था। ये नया टाइप का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस पेपर में नहीं था, जो हमने पीछे क्वेश्चन कराए हैं इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे। तो ये नए टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे जरूर आप फोकस करें, आपको काम देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फीटा क्रीम में ग्रेविड प्रोग्लाटिस का अलग होना कहलाता है। कह रहा है ग्रेविड प्रोग्लाटिस का अलग होना क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। फीटा क्रीम की बात हो रही है, क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, जल्दी बता दिए। 43 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। चलें आगे। एस्केरिस की देह भित्त में अनुलंब पेशी कोशिकाओं की कुल संख्या होती है। एस्केरिस की देह भित्त में अनुलंब पेशी कोशिकाओं की कुल संख्या होती है, कितना होती है, तो आप यही बताएंगे कितना होती है। तो आप कहेंगे 600। कितना होती है, 600 होती है। ठीक है। कैंथ्रेडिन प्राप्त किया जाता है। कैंथ्रेडिन प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, तो आप आंसर करेंगे कैंथ्रेडिन प्राप्त किया जाता है किससे, तो ब्लिस्टर बीटल से। किससे, ब्लिस्टर बीटल से। किससे, ब्लिस्टर बीटल से प्राप्त किया जाता है। ये भी हमारे प्रैक्टिस पेपर में नहीं था। तो आज के 4 प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे पेपर में नहीं थे, जो पीछे हमने क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, ये इस तरह से काउंट करते रहिए। उस दिन के 15, आज के 4। ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चन नहीं मिलते हैं आज। तो उसके बाद कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर और वर्मी कल्चर। तो यहाँ देखिए एपीकल्चर सही है। ठीक है, उसके बाद पीसी कल्चर आपका, सेरीकल्चर सही है, पीसी कल्चर आपका नहीं सही है, मत्स्य पालन से। किससे, मत्स्य पालन से है, तो ये आपका गलत है। और वर्मी कल्चर केचुआ पालन से, तो भी आपका सही है। तो कौन सा सही नहीं आपको बताना है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी।
चले आगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिकी रूपांतरित किस्मों यानी कैसा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कह लें जीएमओ में बृहद स्तर पर उगाया जाता है? कह रहा है जीएमओ के द्वारा कौन बृहद स्तर पर उगाया जाता है, ये आपको बताना है। आपका आंसर हो जाता है कपास तथा सोयाबीन। कौन? कपास तथा सोयाबीन। आंसर कौन सही होगा? सी वाला। ठीक है। निम्नलिखित समुच्चयों का मेल कीजिए एवं सही युग्मों की पहचान करिए। तो आपको सही युग्मों की पहचान करना है। यहाँ पे कुछ युग्म दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। चलिए बताइए क्या सही है। वर्षा ऋतु में एक किसान ने खेत में बाजरा की फसल में बालियों पर सुनहरे भूरे रंग का निस्राव देखा। इसका संभावित कारण किस रोग का प्रारंभ हो सकता है? कह रहा सुनहरे रंग के जो उस पे आने लगे, पाउडर आने लगे भूरे रंग के, उसको देख करके उसको क्या लगा कौन सा रोग हो सकता है? तो आपको बताना है गलन रोग, हरित बाली रोग, अर्गट रोग और उसके बाद कौन है? कंड रोग। तो अब आपको बताना कौन सा आंसर सही होगा। इसमें आपको इसका आंसर करना 49 का। तो क्या कह देंगे? अर्गट रोग। क्या कहते हैं? इरगाट डिजीज कहते हैं। तो आपका ये आंसर हो जाता है 49 का। 50 में आ जाते हैं। वह क्षेत्र जहां दो पारिस्थितिकी तंत्र अतिव्यापन करते हैं, वह क्षेत्र जहां दो पारिस्थितिकी तंत्र अतिव्यापन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आप जल्दी बता दिए उसे क्या कहते हैं? संक्रामिका कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामिका कहते हैं। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैसें हैं। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैसें हैं, आप कहेंगे कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और CFCl3। ठीक, चलें। शिशु जन्म में सहायक हार्मोन है। कह रहा बच्चे के पैदा होने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, उसके बारे में आपको बताना है। एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन का वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। यदि आप नहीं देखें, डबल डोज में प्रोवाइड कराएगा, आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ बताइए शिशु जन्म में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो आप जल्दी से बताइए 52 का आंसर कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे ऑक्सीटोसिन और कौन है? रिलैक्सिन हार्मोन। तो आपका आंसर कौन सही होगा? तो यहाँ पे ए और डी, ए और सी, सॉरी डी वाला ऑप्शन सही है और ए और सी आपका विकल्प सही है। ठीक। कोशिकांग जो शुक्राणुओं के मध्य भाग में पाए जाते हैं, कोशिकांग जो शुक्राणुओं के मध्य भाग में पाए जाते हैं उस कोशिकांग का नाम बताना। 53 का आपको नाम बताना क्या होगा? अनेकों माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अनेकों माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। 32 कोशिका भ्रूण के निर्माण में होंगे। 32 कोशिका भ्रूण के निर्माण में होंगे, क्या होंगे आपके बताना है। 32 कोशिका भ्रूण के निर्माण में होंगे, क्या होंगे? तो इसको बताना आपका 54 का आंसर करना है। 5 विदलन होंगे और 31 समसूत्रण होंगे। ठीक है, 5 विदलन तथा 31 समसूत्रण। ठीक। उसके बाद निम्नलिखित वंश समूहों में किस समूह में एक लिंगी पुष्प होते हैं? कह रहा है यहाँ पे कौन ऐसा है जिसमें एक लिंगी पुष्पों को दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है किसमें एक लिंगी पुष्पों को दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कुलों में से पर्णों का आच्छद और फलक में सुस्पष्ट होना किस कुल की विशिष्टता है? आपको बताना है किस कुल की विशिष्टता है। तो आप कहेंगे किसकी? पोएसी की है। क्या है? पोएसी की विशिष्टता है। आगे आ जाते हैं, इसमें आगे आएंगे तो आपका आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ऐसा है जो टर्नेरिया लार्वा तथा ट्रोकोफोर लार्वा दोनों में समान रूप से नहीं पाया जाता? कह रहा कौन ऐसा है जो टर्नेरिया लार्वा और ट्रोकोफोर लार्वा में समान रूप से नहीं पाया जाता? तो आप बताएंगे कौन ऐसा है। तो आप यहाँ कहेंगे नेफ्रीडिया होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रीडिया होते हैं, ये नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे। अब केंद्रीय जात उद्भव यानी सेंट्रीफ्यूगल स्पेसिएशन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? सेंट्रीफ्यूगल, क्या है? सेंट्रीफ्यूगल स्पेसिएशन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? आपको ये पूछा जा रहा है। तो आप बताएं किसने दिया था? तो आप कहेंगे ब्राउन ने दिया था। किसने? ब्राउन ने दिया था। उसके बाद ओविलिया में मेडूसा के स्पर्शकों की संख्या होती है। ओविलिया में मेडूसा की स्पर्शकों की संख्या होती कितनी होती है? आपको ये बताना होगा कितनी होती हैं। तो आप कहेंगे 16 होती। कितनी होती? 16 होती। किस भूवैज्ञानिक आवर्त में अधिकांश डायनासोर विलुप्त हो गए हैं? किस भूवैज्ञानिक आवर्त में अधिकांश डायनासोर विलुप्त हो गए हैं? आपको इसका बारे में बताना होगा। तो किस में विलुप्त हो गए हैं? तो आप कहेंगे क्रिस्टेसी में। किसमें? क्रिस्टेसी
सीएस में, किसमें, क्रिस्टेशियस में, ठीक है। कुत्ते के आकार का घोड़े का जीवाश्म किस युग का था? कुत्ते के आकार का घोड़े का जीवाश्म किस युग का था? आपको ये बताना होगा। कुत्ते के आकार के घोड़े का जीवाश्म किस युग का था? तो आप कहेंगे इयोसीन युग का था। कि ये किस युग का था? इयोसीन युग का था। अपशिष्ट जल उपचार में निम्नांकित जीव नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया में लाभदायक है। अपशिष्ट जल उपचार में निम्नांकित जीव नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया में लाभदायक है। आप कहेंगे कौन सा? तो आप कहेंगे मिथा। तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, आंसर बताइए कौन सा सही है। तो आप कहेंगे नाइट्रोसोमोनास। कौन सा प्रक्रिया में लाभदायक है? नाइट्रोसोमोनास। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्त नहीं पाई जाती? कह रहा किसमें कोशिका भित्त नहीं पाई जाती, आपको ये बताना है किसमें कोशिका भित्त नहीं पाई जाती। तो आप कहेंगे माइकोप्लाज्मा में। और उसके बाद मांस की निम्नलिखित में से किस प्रवस्था में लैंगिक अंग उपस्थित होता है? कह रहा मांस की निम्नलिखित में से किस प्रवस्था में लैंगिक अंग उपस्थित होता है? आपको ये बताना है किस प्रवस्था में लैंगिक अंग उपस्थित होता है। तो आप कहेंगे परिणील प्रवस्था में। किसमें? परिणील प्रवस्था में। और उसके बाद इधर आ जाते हैं, ब्रैकेट फंजाई शामिल हो गई हैं। ब्रैकेट फंजाई शामिल हो गई किसके अंतर्गत? तो आपका आंसर हो जाएगा किसके अंतर्गत? आप कहेंगे बेसिडियोमाइसिटीज में। किसमें? बेसिडियोमाइसिटीज में। निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है? कह रहा कौन सा ऐसा शैवाल है जो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन को संग्रहित करता है? आपको इसके बारे में बताना। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में लाल शैवाल अपने भोजन को संग्रहित करता है। क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में शैवाल जब आप एल्गी पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पे दिया गया है कि इसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है और वो कौन सा भोजन संग्रहित करता, सब कुछ दिया गया है तीनों को, ठीक है। रोडोफाइसी को, फियोफाइसी को और किसको? क्लोरोफाइसी, तीनों के बारे में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहा कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? इक्विसिटम, सेलेजनेला, फ्यूनेरिया और लेमिनेरिया। तो अब आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। इक्विसिटम एक बीजपत्री, सेलेजनेला टेरिडोफाइटा, फ्यूनेरिया मांस और लेमिनेरिया भूरा शैवाल। ये सुमेलित नहीं, इक्विसिटम सुमेलित नहीं, बाकी सभी सुमेलित। निम्नलिखित में से किसमें नर व मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता? कह रहा नर और मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है। नर और मादा का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है। मांस में, लीवर्टवाइट में, टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजों में। जल्दी बताइए किसमें नहीं होता है। तो आप कहेंगे 68 का आंसर कर दीजिए। किसमें नहीं होता? जिम्नोस्पर्म में। 2 या अधिक संबंधित जातियां जिनका भौगोलिक वितरण पृथक हो इन्हें कहते हैं। 2 या अधिक संबंधित जातियां जिनका भौगोलिक वितरण पृथक हो इन्हें कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो आप 69 का आंसर बता देंगे। क्या कहा जाता है इन्हें? तो इन्हें कहा जाता है विस्थानिक। क्या कहा जाता है? विस्थानिक कहा जाता है। ब्लेंटिडीनम इस समूह से संबंधित है। ब्लेंटिडीनम इस समूह से संबंधित है। किस समूह से संबंधित है? आपको ये बताना होगा। ब्लेंटिडीनम किस समूह से संबंधित है? ट्राइकोस्टोमेटिडा से। किससे? ट्राइकोस्टोमेटिडा से संबंधित है। आरामीन साफिस किस समूह से संबंधित है? आरामीन किस मछली से, किस समूह से संबंधित है? तो आप कहेंगे हिप्पोट्रिमेटा से। किससे? हिप्पोट्रिमेटा से संबंधित है। परिवर्तनशील चूजे में हेड फील्ड की आंतरिक भित्त में बाह्य कायिक मध्य जनन स्तर तथा आंतरिक बहिर् जनन स्तर मिलकर बनती हैं। क्या बनती हैं? ये आपको बताना है। मिलकर के बनती हैं। क्या बनती हैं? तो आप कहेंगे क्या बनती हैं? एमनियान। क्या बनती है? एमनियान बनती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं 25 अगस्त से चैनल पे आपके लिए 25 अगस्त से चैनल पे आपके लिए एलटी और जीआईसी मेंस की क्लास स्टार्ट होने चल रही, वह भी निःशुल्क। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, चैनल को प्रमोट करें। चैनल आपके लिए लगातार काम कर रहा है। और साथ में जैसे यूपीटीटी की कोई न्यूज़ आती है, न्यूज़ हालांकि मिल रही कि 1 अगस्त से आपका फॉर्म हो सकता भरा जाए, तो जैसे ही ऐसा होता है तो आपके टीईटी के लिए इन्वायरमेंट की और हिंदी की भी क्लास चैनल पे चलाई जाएगी। तो आप ज़रूर देखें चैनल को और चैनल दोस्तों में शेयर करें। चैनल को जितना जल्दी आप प्रमोट करेंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर आप करवा दीजिए, जिससे थोड़ी सी अर्निंग होने लगे, तो आपको लगातार बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, जो सब कुछ निःशुल्क मिलेंगी। ठीक है, आपसे बस फीस के नाम पे इतना ही मांगा जाता है।
आप स्वेच्छा अगर देना चाहें तो मैं आपको कहिए तो पेटीएम नंबर वगैरह दे दूं, लेकिन आपसे फीस के नाम पे यही मांगा जा रहा है कि आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। स्वेच्छा दान पेट का हम सोच रहे हैं शुरू कर दें। जो लोग स्वेच्छा कुछ दान करना चाहते हैं परिश्रम के लिए, वो दे सकते हैं पारिश्रमिक। ठीक है, एक मजदूर आता है 1 घंटे काम करता है तो आप उसका पारिश्रमिक देते हैं। तो अगर कुछ पारिश्रमिक आप देने की इच्छा हो तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको पेटीएम नंबर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वो सेकेंडरी मैटर है। मेन मैटर ये आपका जो है एलटी ग्रेड और जीआईसी मेंस के लिए क्लासेस 25 अगस्त से शुरू होंगी। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, चलिए आगे। अमीबा अविनाशी है। अमीबा अविनाशी है, यह अवधारणा किसने दी? अमीबा अविनाशी है, यह अवधारणा किसने दी? आप कहेंगे विजमैन ने दी। किसने दी थी? विजमैन ने दी थी। किसने? विजमैन ने दी थी। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाते हैं, इधर आएंगे 1 मिनट। हाँ, अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है? अंतस्थ यानी टर्मिनल सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है? आपको ये बताना होगा किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो आप कहेंगे टीलोसेंट्रिक में पाया जाता है। किसमें? टीलोसेंट्रिक में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? आपको इसका आंसर करना होगा पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं। तो आप कहेंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, यानी पॉलीमर नहीं है। फ्रक्टोज क्या है? ग्लूकोज का एक। ठीक है, तो मोनोमर है, पॉलीमर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं। आपको नहीं वाला बताना है, सुमेलित नहीं है। आप बताइए। होमोथैलिक। ठीक है, उसके बाद हर्मेफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, होमोथैलिक, हर्माफ्रोडाइट, हेट्रोथैलिक, पिस्टिलेट और मेनार्क। अब आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 1 मिनट। होमोथैलिक द्विलिंगी पादप, हर्माफ्रोडाइट केचुआ, हेट्रोथैलिक एक लिंगी पादप। ठीक है, पिस्टिलेट नर युग्मक, और उसके बाद पिस्टिलेट नर पुष्प। अच्छा, मेनार्क पुष्प। मनुष्य में रज चक्र के बंद होने का लक्षण। तो मुझे लगता है पिस्टिलेट जो है आपका, यही आपका आंसर होना चाहिए। एक बार आंसर मिला लें तो उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 76 का आंसर क्या होगा? 76 का आंसर बताइए। 76 का आपका आंसर होगा सी। 76 का आंसर आपकी बुक में दिया गया सी। 1 सेकंड डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर चलेंगे। 1 सेकंड बस रुक जाइए। 76 का आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो आपका डी होना चाहिए, और ये भाई साहब सी दे रहे हैं। तो 1 मिनट। 76 कहाँ गया? 76 के डिस्क्रिप्शन में चलें। ये आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 76 का। एक लिंगी पादप हेट्रोथैलिक नहीं होते। पिस्टिलेट अवस्था मादा पुष्प द्वारा प्रदर्शित होती है। ठीक, मनुष्य में रज चक्र के प्रारंभ होने को मेनार्क कहा जाता है। तो आंसर क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। एक लिंगी पादप हेट्रोथैलिक नहीं होते। चलो भाई, इसको काट देते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है पिस्टिलेट अवस्था मादा पुष्प द्वारा प्रदर्शित होती हैं। और ये सर जी देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका ना, इसमें कई तरह से गलत है, तो इस क्वेश्चन को ही हम गलत मान छोड़ देते हैं। ओ, यहाँ पे मैच कराना थोड़ी, ये प्रॉब्लम यहाँ पे ABCD, सॉरी, मैं इसी में मैच करा रहा था। यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे मिलेगा। 1 मिनट, इसको छोटा करते हैं। अब बताना है, अब आपका सही हो जाएगा। अब बताइए, अब आपका क्या होता है? कह रहा है कौन सा सही, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो C, D और E, C, D, E और E ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं। अब देखते हैं C, D, E सुमेलित नहीं है। सी में आपका हेट्रोथैलिक एक लिंगी पुष्प हो गया। ठीक है, पिस्टिलेट नर पुष्प, और इसके मेनार्क क्या कहते हैं? मनुष्य में रज चक्र के बंद होने को नहीं, ये स्टार्ट होता है जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उसे मेनार्ची कहते हैं, और जब बंद होती है उसे मेनोपाज कहते हैं। तो आपके 3 सुमेलित नहीं है। आपका आंसर सी वाला सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? सी वाला। चलिए आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना कौन सा कथन असत्य है। बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। कौन सा कथन असत्य है? चलिए इसमें बताइए। प्रोफेज के अंत में कोशिकाओं में गाल्जी काय तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देते हैं। दूसरा है सेंट्रोमियर की सतह पर स्थित तस्तरीनुमा, सेंट्रोमियर की सतह पर स्थित तस्तरीनुमा संरचनाएं काइनेटोकोर कहलाती हैं। उसके बाद मेटाफेज प्लेट तर्क के मध्य रेखा पर बनते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम का विदलन व
क्रोमेटिड का पृथक्करण टेलोफेज में होता है। अब आपको यहाँ पे बता रहा है कि आंसर बताना है आपको कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को आपको चूज करना है। बताइए कौन सा आंसर सही है 77 का। 77 का जो आंसर सही होता है वो 77 का आंसर सही होता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कह रहा कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, आपको बताना। अंडाशय, प्रोजेस्टेरॉन, वृषण, एंड्रोजन, लैंगरहैंस की दुबकाएं, ग्लूकेगान और उसके हृदय का एट्रियल वाल्व, सिक्रेटिन। तो आपको बताना कौन सा संबंधित नहीं है, तो आप कहेंगे सिक्रेटिन वाला ये संबंधित नहीं, बाकी सब के सब सभी क्या हैं, संबंधित हैं, ये मतलब सुमेलित हैं। चलिए, नियंत्रित परिस्थितियों में स्रावित, इमिटेड, अवशोषित, एब्जॉर्ब्ड एंड परागमित, ट्रांसमिटेड प्रकाश ऊर्जा का माप कहलाता है। फिर से देखते हैं, नियंत्रित परिस्थितियों में स्रावित यानी इमिटेड, अवशोषित, एब्जॉर्ब्ड और पारगमित प्रकाश ऊर्जा का माप कहलाता है। एक अचल प्रवस्था से बंधुता के आधार पर एक मिश्रण के घटकों को अलग करने की तकनीकी कहलाती है। क्या कहलाती है आपको बताना है, क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। मानव हृदय में थिबेसियस कपाट कहाँ पाया जाता है, मानव हृदय में थिबेसियस कपाट कहाँ पाया जाता है, आपको इसका आंसर करना है। कपाट कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे कोरोनरी साइनस में। कहाँ पे, कोरोनरी साइनस में। विश्व की सबसे बड़ी सजीव मछली है, विश्व की सबसे बड़ी सजीव मछली है कौन सी, तो आप कहेंगे विश्व की सबसे बड़ी सजीव मछली है, आपको इसका आंसर बताना है, तो आप कहेंगे रिंकोडॉन टाइपस। सबसे बड़ा प्राणी भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक प्रदेश का सबसे बड़ा प्राणी कौन है, तो आप कहेंगे भौगोलिक प्रदेश का सबसे बड़ा प्राणी कौन है, तो आप कहेंगे पहली आर्कटिक। कौन है, पहली आर्कटिक। ठीक, उसके बाद निम्नांकित में से एक फायर कोरल है, निम्नांकित में से एक फायर कोरल है, आपको बताना कौन सा फायर कोरल है, तो आप कहेंगे मिलीपोरा। मिलीपोरा जो है वो फायर कोरल है। इन्हीं जात वंश वृक्ष की अवधारणा प्रस्तुत, इन्होंने जाति वंश वृक्ष की अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने मतलब किसने, तो आपको यहाँ पे आंसर बताना होगा किसने की थी। 85 का आंसर बता दिए। 85 का आंसर कौन हो जाता है, हेकेल। किसने की थी, हेकेल ने। और उसके बाद स्केलियोडॉन में वीआई कपाली तंत्रिका कहलाती है। स्केलियोडॉन में वीआई यानी छठवीं कपाली तंत्रिका क्या कहलाती है, तो आप बताइए स्केलियोडॉन में छठवीं कपाली तंत्रिका क्या कहलाती है, उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे एब्ड्यूसेंस। क्या कहलाती है, एब्ड्यूसेंस कहलाती है। C3 तथा C4 पादप में प्रमुख कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन सा होता है। C3 तथा C4 पादप में प्रमुख कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन सा होता है, आपको आंसर करना होगा, तो आप कहेंगे रुबिस्को। कौन होता है, रुबिस्को। में रुबिस्को C3 में तथा PEP यानी फास्फोएनल पायरुवेट किसमें होता है, कार्बोक्सिलेज C4 में। पादपों में ग्लाइको ऑक्जिलेट चक्र इसका रूपांतरण है, यानी किसका रूपांतरण है, आपको बताना है। ग्लाइको ऑक्जिलेट चक्र किसका रूपांतरण है, आंसर करेंगे किसका रूपांतरण है, तो आप कहेंगे वसा का कार्बोहाइड्रेट में। वसा का कार्बोहाइड्रेट में। जिब्रेलिन का नाम किसके नाम पर रखा गया था, जिब्रेलिन का नाम किसके नाम पर रखा गया था, तो आप कहेंगे जिब्रेला नामक कवक के आधार, किस पे, एक कवक के नाम पे। ठीक है, और उसके बाद इधर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक चक्र जिसमें त्रिखंड विभिन्न मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। एक चक्र जिसमें त्रिखंड विभिन्न मात्रा का एक चक्र जिसमें त्रिखंड विभिन्न मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, आप बताएंगे कौन सा है, तो पाई डायग्राम। कौन है, पाई डायग्राम। उसके बाद ऐसी जातियां जो सीमित वितरण दर्शाती हैं कहलाती हैं। ऐसी जातियां जो सीमित वितरण दर्शाती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, तो आप कहेंगे विशेष क्षेत्रीय जातियां। क्या कहलाती हैं, विशेष क्षेत्रीय जातियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, विशेष क्षेत्रीय जातियां कहलाती हैं। जैसे जैसे पारिस्थितिकी पिरामिड में ऊपर की ओर जाते हैं, सामान्यतः क्या होता है, कह रहा है जैसे जैसे पारिस्थितिकी पिरामिड में ऊपर की ओर जाते हैं
क्या होता है? जैव भार बढ़ता है, प्रकाश संश्लेषण घट जाता है, ऊर्जा स्तर घट जाता है या उत्पादकता बढ़ जाती है। आपको आंसर करना है 92 का आंसर क्या होगा? ऊर्जा स्तर घट जाता है। क्या होता है? ऊर्जा स्तर घट जाता है। कुछ उभयलिंगी प्राणियों में अंडाणु शुक्राणुओं से पूर्व परिपक्व हो जाते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं? अंडाणु शुक्राणुओं से पहले परिपक्व हो जाते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं? आपको बताना है 93 को। तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, क्या कहते हैं? प्रोटागाइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटागाइनस कहते हैं। एन्यूरा में कायांतरण के दौरान नेत्रों में चाक्षुष वर्णक परिवर्तित होता है। नेत्रों में चाक्षुष वर्णक क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो आपको बताना किसमें? तो आप कहेंगे इसमें पोरफाइलोप्सिन से रोडोप्सिन में। पोरफाइलोप्सिन से रोडोप्सिन में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्तरजीविता के लिए अनिवार्य है किंतु अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होने पर एक प्रदूषक है? कह रहे कौन सी ऐसी गैस है जो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्तरजीविता के लिए अनिवार्य है किंतु अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होने पर एक प्रदूषक बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन। आंसर आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी सही है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इधर आ जाते हैं। एक अपरद यानी अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एक अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बन पदार्थ। कौन है? कार्बनिक पदार्थ। निम्नलिखित पादपों को उनके उपयोग के लिए जाने वाले भाग से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पादपों को उनके उपयोग में लिए जाने वाले भाग को सुमेलित कीजिए। तो आप बताएंगे 97 का क्या सही हो जाएगा? तो आप बताएंगे यहाँ पे चाय, गोंद, कपास, बीज, गूगल। अब यहाँ पे इसको मैच कराना है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाय क्या है? चाय में पत्ती का उपयोग किया जाता है, सब चारों ऑप्शन में। ठीक है, चलिए उसके बाद कपास। कपास में किसका उपयोग करते हैं आप? कपास में किसका उपयोग करते हैं? तो आप बताएंगे कपास में किसका उपयोग करते हैं, यही आपका आंसर बना देंगे। कपास में बीज का, तो बीज ऑप्शन नंबर बी में है। और इस एक मिनट, कपास आपका किसका उपयोग करते हैं? तो कपास में आप किसका उपयोग करते हैं? बीज खोलों के रोमों का। किसका उपयोग करते हैं? बीज खोलों के रोमों का। ठीक है, बीज दो जगह था ना, तो बीज खोलों के रोमों का तो आपका हो गया। उसके बाद आप आ जाएंगे गूगल में किसका करते हैं? तो गूगल में आप गोंद करते हैं। और उसके बाद काफ़ी में क्या किसका करते हैं? तो काफ़ी में आप बीज का करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है? कह रहा कौन सा कीट भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है? आपको बताना भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है। आप इसका आंसर करेंगे तो 98 का आपका सी आ जाएगा, पायरिल्ला। कौन सा? पायरिल्ला। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में हाथी पाँव यानी फैलिरेसिस नामक रोग उत्पन्न करता है? तो कौन ऐसा है जो मनुष्य में फैलिरेसिस नामक रोग उत्पन्न करता है? तो आप कहेंगे बाउचेरिया बैंक्राफ्टी। तो आप कहेंगे बाउचेरिया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आर्थ्रोपोडा के शरीर में ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ा पाद उपस्थित होता है तथा शरीर बेलनाकार होता है? तो 2 जोड़ा पाद उपस्थित होता है और शरीर बेलनाकार होता है। तो आप कहेंगे मिलीपीड्स में। किसमें? मिलीपीड्स में। और उसके बाद कैंथ्राइडिन नामक तेल निम्न में से किससे बनाया जाता है? कैंथ्राइडिन नामक तेल निम्न में से किससे बनाया जाता है? आपको ये बताना है किससे बनाया जाता है। तो आपको इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? बीटल्स के सुखाए गए पंखों से। किससे? बीटल के सुखाए गए पंखों से। इधर आ जाते हैं तो आपका आ जाएगा मार्केंसियल की स्त्रीधानी ग्रीवा का जैकेट कितनी कोशिका का बना होता है? मार्केंसियल के स्त्रीधानी ग्रीवा का जैकेट कितनी कोशिका का बना होता है? आपको इसका आंसर करना है। तो आप कहेंगे 6 कोशिका का बना होता है। किसका? 6 कोशिका का बना होता है। पेलिया के संपुटिका यानी कैप्सूल के आधारी इलेक्ट्रोफोर उपस्थित होता है या विकसित होता है? किससे विकसित होता है? तो आप कहेंगे किससे विकसित होता है? बंद बीजाणुजनन कोशिका से। किससे? बंद बीजाणुजनन कोशिकाओं से। रक्त वाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? रक्त वाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कह रहा कौन सुमेलित है? आपको बताना है सुमेलित कौन सा है। गाजर अपस्थानिक जड़ें, आलू पमवासा जड़ें, बरगद प्रोप जड़ें, शकरकंद मुसला जड़ें। आपको बताना कौन सुमेलित है। तो यहाँ पर बरगद प्रोप जड़ें सुमेलित हैं, बाकी कोई सुमेलित नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतक में लिग्निफाइड
यानी लिग्न युक्त कोशिकाभित्त होती है, लिग्न युक्त कोशिकाभित्त होती है, तो आप कहेंगे स्क्लेरेनकाइमा में। किसमें? स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ ऊतक में। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसमें फ्लोएम एवं जाइलम के बीच कैम्बियम उपस्थित होता है? फ्लोएम और जाइलम के बीच कैम्बियम उपस्थित होता है द्विबीजपत्री तनों में। निम्नलिखित में से किस पादप में सम्मित पुष्प पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस पादप में सम्मित पुष्प पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे किस में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे सरसों। एक पुष्प में एपोकार्पस अंडाशय में होता है, एक पुष्प के एपोकार्पस अंडाशय में होता है, तो आप कहेंगे एक पुष्प के एपोकार्पस अंडाशय में होते हैं 2 अंडक। और उसके बाद निम्नलिखित कौन सा जंतु समूह मानव में भोजन के लिए प्रयुक्त किया होता है? यानी कौन सा जंतु समूह है जो मानव में भोजन के लिए प्रयुक्त होता है? तो आप कहेंगे कौन सा है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर, कटला, रोहू, कामनकार, हिल्सा, सरडाइक, उसके बाद मैक्रिल। तो आपका आंसर कौन सही हो जाता है? ऑप्शन होता है डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में एस्परजिलस नाइगर सहायक है? एस्परजिलस नाइगर किसके उत्पादन में सहायक है? तो आप कहेंगे सिट्रिक अम्ल के। किसके? सिट्रिक अम्ल के। और न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में शामिल होता है, न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में शामिल होता है उपर्युक्त सभी। विषम चक्रीय यौगिक, मोनोसैकेराइड, फास्फेट, उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर सही होगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन अंत्यावस्था की घटना नहीं है? कह रहा कौन सी ऐसी घटना है जो अंत्यावस्था की घटना नहीं, यानी टीलोफेज की घटना नहीं है? आपको इसका आंसर बताना होगा। चलिए देखते हैं कौन सी है। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। तो आप बताएंगे उसके बाद ये सही है। केंद्रिका व गाल्जिका का पुनर्निर्माण नहीं होता है, यही आपकी घटना नहीं है। निम्नलिखित में से किसके विसरण की दर प्रभावित होती है? निम्नलिखित में से किसके विसरण की दर प्रभावित होती है? तो आप कहेंगे उपर्युक्त सभी के। किसके विसरण की दर प्रभावित होती है? तो प्रयुक्त सभी के। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कह रहा कौन ऐसा है जो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो आप कहेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो आपका फास्फोरस। निम्नलिखित में से किसका नाइट्रोजन एक संगठक है? किसका नाइट्रोजन एक संगठक है? तो आप कहेंगे अमीनो अम्ल का, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल का, अमीनो ये सभी आपका उपर्युक्त सभी। और उसके बाद आ जाते हैं, बस आपके 8-10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। किस तरंगदैर्घ्य में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है? किस तरंगदैर्घ्य में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है? नीले और लाल में। किसमें? नीले और लाल में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो आप कहेंगे पायरुविक अम्ल होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है। कौन सा? पायरुविक अम्ल होता है। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। और उसके बाद गैर एल्बुमिनेंस बीज का उदाहरण क्या है? गैर एल्बुमिनेंस बीज का उदाहरण क्या है? तो आप कहेंगे मटर है। कौन है? मटर है। उसका जलीय टेडोफाइट्स हैं। जलीय टेडोफाइट्स कौन से हैं? तो आप कहेंगे जलीय टेडोफाइट्स हैं आपके एजोला और मार्सिलिया और तथा साल्विनिया। तो आप कहेंगे ए और बी दोनों। साइकस रम्फाई के प्रति बीजांड कितनी परिपक्व स्त्रीधानी पाई जाती है? तो आप कहेंगे कितनी परिपक्व पाई जाती है? 3 से 6। केला किस प्रकार का फल है? केला किस प्रकार का फल है? तो आप कहेंगे बेरी। कैसा फल है? बेरी फल है। और निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जलीय और शुष्क वातावरण दोनों में अनुकूलित होता है? तो कौन सा ऐसा पौधा है? तो आप कहेंगे टाइफा, मोनो, उपर्युक्त सभी। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा साकी पादप का उदाहरण है? साकी पादप का उदाहरण बताना है। साकी पौधा का उदाहरण कौन है? चना है। कौन है? चना है। इस प्रकार से आज हमारा दूसरा मॉडल पेपर पूरा हुआ, जिसका टैगलाइन है आपकी स्वमूल्यांकन जरूरी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके सभी क्वेश्चन आंसर जो बताए गए हैं घटना चक्र के बताए गए आंसर के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो इसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं है। हाँ, मैं आपको आगे बता दूं 25 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। एलटी ग्रेड, जीआईसी मेंस की, टीजीटी पीजीटी 2022 की जो वैकेंसी आने वाली, क्योंकि जिस तरह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं इस तरह से कोई पढ़ाई नहीं होती है। ये एक कोटा पूर्ति हो रही है, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ, आप कर रहे हैं। ये एक कोटा पूर्ति है, लेकिन जब हमने कोई काम नहीं किया तो मैं एक काम कर ही सकता हूँ। अच्छा ठीक है। इसके बाद मैं बता दूँ कि मैंने आपको शुरुआत में जैसा बताया कि मैं 2016 और 2013 का आपको साल पेपर प्रोवाइड कराया था, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां थीं, जिस त्रुटियों की वजह से उस साल पेपर को डिलीट कर दिया गया है।
आप में से बहुत सारे मित्र उस वीडियो को देखे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो पे बताए गए क्वेश्चन पे अमल ना करें, क्योंकि उसमें कुछ आईपैड में प्रॉब्लम थी या तो कुछ मेरे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम थी। ए का सी हो गया ऑप्शन और बी का डी हो गया, चूँकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन में हुआ है, लगभग 60% क्वेश्चन में ऐसा हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कितनी देर तक कंसंट्रेशन ख़राब हो सकती है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम रही होगी, मोबाइल की वजह से ऐसा हुआ है। तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले जितने वीडियोज़ होंगे आप में इस प्रकार की कोई त्रुटियाँ नहीं पाई जाएंगी। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।